हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप बहुत शानदार तरीके से साइंस की तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों इस बार हमें वो काम नहीं करना है जो लेटेस्ट एग्जाम में आपके साथ हुआ है या एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन सही नहीं हुए हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन आपको इस तरीके से करनी है कि आपका प्रश्न गलत नहीं हो। तो एक आज नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्रश्न इससे पूछा जाता है। अभी लेटेस्ट पूछा गया है, याद रखना 2025 में पूछा गया है। और ग्रेफाइट से फुलरीन से प्रश्न आया था, वो भी आज की ही क्लास में अपन बात कर लेंगे कौन सा क्वेश्चन आया था। आगे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना। तो कार्बन और कार्बन की जो कंपाउंड हैं, इनमें कई सारे क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। लगभग हर लाइन पर, हर टॉपिक पर, हर छोटे छोटे पार्ट पर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। फिर से रिपीट्स होते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बन एंड कार्बन के यौगिक। कार्बन तथा कार्बन के यौगिक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन के यौगिकों में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना क्या है। एक विद्यार्थी को सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये मालूम होना जरूरी है कि इस टॉपिक के अंदर आएगा क्या क्या। सबसे पहले तो हम इसका कार्बन का परिचय पढ़ेंगे, कार्बन क्या है। इसके अलावा अपन बात करेंगे इसमें मेनली कार्बन की वैलेंसी वगैरह क्या होती है, कार्बन के प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, कार्बन के अपर रूप जो होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। इसमें हीरा की बात करेंगे, ग्रेफाइट की बात करेंगे, फुलरीन के बारे में बात करेंगे, याद रखना। इसके अलावा कार्बन के यौगिक कौन कौन से हैं, एक्रिस्टलीय अपर रूप में कोयला, कोक, चारकोल, काजल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एथेनॉल, मेथेनॉल, सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, एथेनॉल, मीथेन, ठीक है, एल्कोहल, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। क्लोरोफार्म वगैरह क्या होता है, कुछ एसिड्स वगैरह आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन, अपमार्जक क्या होते हैं, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आपके आ चुका है। प्लास्टिक से भी क्वेश्चन आ चुका है, प्लास्टिक क्या होता है। रेयन, नाइलॉन, टेरिलीन, एक बार टेरिलीन पर आपके क्वेश्चन आ चुका है, नाइलॉन पर क्वेश्चन आ चुका है। तो ये तमाम जो रेशे वगैरह हैं उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। फाइबर वगैरह भी इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। रबर क्या होती है, रबर के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें इस कार्बन कंपाउंड्स के अंदर ही आती हैं। वैसे तो कार्बन दुनिया में लाखों यौगिक हैं, लेकिन हमारे जो काम के हैं, हमारे जो एनसीईआरटी में हैं, जो जनरली एवरीडे लाइफ में जिनसे हम टच होते हैं, जो हमारे एवरीडे लाइफ में काम में आते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो कार्बन एंड कार्बन की यौगिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्वागत कीजिएगा इस टॉपिक का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए आगे अपन बात करते हैं। सबसे पहले कार्बन के यौगिक में सबसे पहले कार्बन के बारे में बात करते हैं। कार्बन जो होता है दोस्तों, वो मानव शरीर में, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे अपन कार्बन। कार्बन ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाने वाला सेकंड नंबर पर तत्व है। पहले नंबर पर ऑक्सीजन पाया जाता है हमारी बॉडी में, सेकंड नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला जो तत्व है उसका नाम है दोस्तों कार्बन। क्या नाम है? कार्बन है। इंपोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट इसमें हम नोट करते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला दूसरा तत्व है, सेकंड एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी।
ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेकंड नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है, याद रखना कार्बन है। लगभग कितना परसेंट होता है, तो लगभग 18% होता है। कितना होता है, लगभग 18% मात्रा के अंदर ये पाया जाता है। चाहे प्रकृति की बात करें, पृथ्वी की बात करें, चाहे ह्यूमन बॉडी की बात करें, सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है उसका नाम तो है दोस्तों ऑक्सीजन। सेकंड नंबर पर भूपर पट्टी पर या मानव शरीर की बात करें तो भूपर पट्टी पर तो सिलिकॉन होता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है दोस्तों, कार्बन होता है। लगभग 18% होता है। कितना परसेंट होता है, 18% होता है। अगर हम बात करें, इसको लिखते हैं 6C12। इसका मतलब इसका ये तो क्या है दोस्तों, एटॉमिक नंबर है। हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। और ये क्या है, इसकी द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर है। ये इसका क्या है, द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर है। इसको एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं, परमाणु भार भी कह सकते हैं। कार्बन जो होता है दोस्तों, और ये कार्बन का प्रतीक होता है, ये सिंबल है दोस्तों। कार्बन का क्या है, ये प्रतीक है, सिंबल है। प्रतीक के बारे में वैज्ञानिक बर्जीलियस ने बताया था। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। एटॉमिक नंबर 6 है, तो याद रखना प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 6 होगी। और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 6 होगी। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए 12 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6। यानी कार्बन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की संख्या क्या होती है, बराबर। कार्बन नेचर के अंदर, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में भी होता है। फ्री स्टेट में भी होता है और कंबाइंड स्टेट में भी होता है। फ्री स्टेट के रूप में पाया जाता है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलरीन के रूप में पाया जाता है। और संयुक्त अवस्था में कंबाइंड स्टेज के अंदर जैसे सोप है, डिटर्जेंट है, प्लास्टिक, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, एथेनॉल, मैथिलोन आदि के रूप में भी उपलब्ध होता है। तो कार्बन जो होता है, अगला पॉइंट अपन लिखते हैं, कार्बन प्रकृति में, नेचर में स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है, फ्री स्टेट और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है किस किस के रूप में, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन के रूप में। हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट, तथा फुलरीन के रूप में। ये तो फ्री स्टेट में पाया जाता है प्रकृति में। और दूसरा पाया जाता है ये संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, जैसे साबुन, अपमार्जक, डिटर्जेंट, साबुन, अपमार्जक। इसके अलावा अपन बात करें तो रबर, रेशे, फाइबर, सीएनजी यौगिकों के रूप में भी पाया जाता है, कंपाउंड के रूप में एलपीजी, एथेनॉल, मेथेनॉल, आदि के रूप में क्या होता है, उपस्थित होता है। तो कंबाइंड स्टेट में भी होता है और फ्री स्टेट के अंदर भी होता है। कार्बन की यदि हम बैलेंसी की बात करें कि कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता होती है दोस्तों 4, बैलेंसी होती है 4। इसका मतलब यह है कि एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है। तो कार्बन की बैलेंसी या कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो कार्बन की संयोजकता, बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अर्थात एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। एक कार्बन एटम
अदर 4 एटम से जुड़ा हुआ रहता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। यानी एक कार्बन परमाणु कितने जुड़ा रहता है? 4 से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे अपन बात करें, ये कार्बन है तो कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3, अगले जुड़ेगा 4, ये भी क्या है? कार्बन। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है दोस्तों? 4 है। ये अन्य 4 से जुड़ा हुआ रहता है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, कैटेनेशन फैक्टर होता है। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में भी पूछा गया है लास्ट ईयर। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, कैटेनेशन का गुण होता है, अर्थात एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेता है। इसीलिए दैनिक जीवन में, एवरीडे लाइफ में कार्बन की सबसे ज्यादा कंपाउंड ज्ञात हैं। तो कार्बन में कौन सा गुण पाया जाता है? कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन के अंदर श्रृंखलन, कैटेनेशन, श्रृंखलन का उपस्थित होता है, अर्थात प्रत्येक एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से एक कार्बन एटम अदर कार्बन एटम से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। इसीलिए कार्बन के दैनिक जीवन में सर्वाधिक यौगिक ज्ञात हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है ये। इसीलिए कार्बन के दैनिक जीवन में, एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में सर्वाधिक यौगिक ज्ञात हैं, मैक्सिमम कंपाउंड पाए जाते हैं इसके। कार्बन के मैक्सिमम कंपाउंड पाए जाते हैं क्योंकि कार्बन में कौन सा गुण होता है? श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन प्रकृति में जिन रूपों में पाया जाता है उनको कहा जाता है अपर रूप। क्या कहा जाता है? अपर रूप। तो कार्बन जो होता है, कार्बन प्रकृति में, नेचर में जिन रूपों में पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। अपर रूप को इंग्लिश बोलते हैं एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप। उन्हें अपर रूप कहते हैं। तो कार्बन प्रकृति में जिन रूपों में पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उन्हें अपर रूप कहा जाता है। और अपर रूप जो होते हैं दोस्तों, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्रिस्टलाइन और एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन। एक होता है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय। अपर रूप की यदि अपन बात करें, पहला है क्रिस्टलीय अपर रूप, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप, और दूसरा है अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलाइन अपर रूप और एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन अपर रूप।
क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है? क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कार्बन के ऐसे अपरूप जिनमें कार्बन परमाणु एक निश्चित ज्योमेट्रिकल फेज के अंदर पाया जाता है, एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में पाया जाता है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, ये तीनों ही कार्बन की क्रिस्टलीय अपर रूप हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर डेफिनेट होती है, इनकी संरचना निश्चित होती है। हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है, ग्रेफाइट की संरचना अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट की संरचना परतदार होती है। परतदार का मतलब होता है एक अपन लेयर नुमा होती है, लेयर्ड होती है। फुलरिन की संरचना बॉल शेप्ड होती है, गुंबदाकार होती है। तो याद रखना, जिनकी संरचना निश्चित होती है उन्हें क्या कहा जाता है? क्रिस्टलीय अपरूप कहा जाता है। तो इनमें जो कार्बन एटम होता है वो एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में पाया जाता है। निश्चित डेफिनेट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट, डेफिनेट जियोमेट्रिकल स्टेट, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में उपस्थित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो निश्चित होती है। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? डेफिनेट होती है, निश्चित होती है। जैसे हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर आता है एक तो हीरा, इसके बारे में अपन थोड़ा अभी डिटेल पढ़ेंगे, डायमंड, दूसरा आता है इसमें ग्रेफाइट, और तीसरा आता है बच्चों फुलरिन। ये तीनों ही कार्बन के क्रिस्टलीय स्वरूप हैं। और अक्रिस्टलीय का मतलब होता है जिनमें कार्बन की संरचना, ये जिनमें कार्बन परमाणु एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होता है, अर्थात इनकी संरचना जो होती है वो इंडेफिनेट होती है, अनिश्चित होती है। इनकी संरचना कैसी होती है? अनिश्चित होती है, इंडेफिनेट होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अनिश्चित बोलते हैं। जैसे हम बात करें फॉर एग्जाम्पल कोयला, कोयले की कोई भी संरचना फिक्स नहीं होती है, तो कोल कैसा एलोट्रॉप है? एक अक्रिस्टलीय अपर रूप है। अगर हम बात करें कोक, जो कोक जो होता है वो कोक किसके अंदर आता है? तो अक्रिस्टलीय अपर रूप के अंदर आता है। काजल की यदि अपन बात करें, काजल बोलो या इसको कार्बन ब्लैक कह सकते हैं, कार्बन ब्लैक, ये भी कैसा स्वरूप है? अक्रिस्टलीय है, नॉन क्रिस्टलाइन होता है। लकड़ी वगैरह की अपन बात करें, वुड, तो लकड़ी वगैरह ये सब कैसे होते हैं? कार्बन के अक्रिस्टलीय स्वरूप हैं, इनकी संरचना निश्चित नहीं होती है। तो संरचना निश्चित है तो क्रिस्टलाइन, और नहीं है तो नॉन क्रिस्टलाइन, ये बात अपन को याद रखनी है। कई बार सिंपल प्रश्न भी आ जाता है, निम्न में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय स्वरूप है, कौन सा अक्रिस्टलीय स्वरूप है, तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अगला हम बात करते हैं, अब हम क्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में बात करते हैं। और क्रिस्टलीय अपर रूप में सबसे पहला आता है हमारा हीरा, डायमंड। कौन सा आता है? डायमंड। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं क्रिस्टलीय अपर रूप, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप के अंदर सबसे पहला जो आता है वो है डायमंड, हीरा। हीरे की यदि हम बात करें तो हीरा क्या है दोस्तों? हीरा कार्बन का एक अति शुद्ध रूप है, एक प्योर फॉर्म है, जो कि चट्टानों के अत्यधिक प्रेशर के कारण बनता है। जब रॉक्स के अंदर प्रेशर पड़ता है, चट्टानों में बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है, तो किसका निर्माण होता है? हीरे का निर्माण होता है। इसको प्राकृतिक रूप से किम्बरलाइट जो रॉक्स होती है उससे प्राप्त करते हैं, किम्बरलाइट से प्राप्त किया जाता है नेचुरली। हीरे की जो संरचना होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, चतुष्फलकीय होती है, यानी हीरे के अंदर एक कार्बन एटम अदर चार कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 4, और कार्बन, इसमें भी एक कार्बन परमाणु अन्य किससे से जुड़ रहा है? 4 से। इसका मतलब बैलेंसी भी 4 है, जुड़ भी 4 से रहा है। इसका मतलब इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसीलिए हीरा विद्युत का याद रखना कैसा होता है? कंडक्टर नहीं होकर के ये इंसुलेटर होता है,
कुचालक होता है। कैसा होता है? कुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बहेंगे तो इसका मतलब ये क्या हुआ? कुचालक हुआ। क्या हुआ दोस्तों? कुचालक हुआ। तो हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। हीरा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य में जो बॉन्ड पाया जाता है वो पाया जाता है दोस्तों प्रबल सह संयोजक बंध पाया जाता है। कार्बन कार्बन के मध्य में जो पाया जाता है इसको कहते हैं प्रबल सह संयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्डिंग, यानी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, प्रबल सहसंयोजक बंध होते हैं। इसीलिए याद रखना हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में कैसा होता है? बहुत ज्यादा कठोर होता है, अत्यधिक कठोर माना जाता है। तो प्रबल सहसंयोजक बंध होता है, इसीलिए कठोर श्रेणी में माना जाता है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे काले रंग के भी होते हैं जिनको बोट कहते हैं या कार्बोनेडो कहा जाता है। और बोट या कार्बोनेडो का उपयोग कांच काटने में किया जाता है। कहाँ करते हैं? कांच काटने में। इसके अलावा हीरे का उपयोग पत्थरों पर पॉलिश करने में किया जाता है, आभूषण बनाने में भी किया जाता है। अगर हीरे को 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करें तो ये किसके अंदर चेंज हो जाता है? ग्रेफाइट में बदल जाता है। और हीरे का ग्रेफाइट में चेंज होना एक फिजिकल स्टेट है, एक भौतिक परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो अपन याद रखने हैं। आइए एक एक पॉइंट को अपन नोट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, है कार्बन का अति शुद्ध रूप है, प्योर फॉर्म है। ये कार्बन का अति शुद्ध रूप है। और प्राकृतिक रूप से ये किससे बनता है? तो चट्टानों के अत्यधिक दबाव के कारण बनता है। तो इसका निर्माण जो होता है, फॉर्मेशन, वो चट्टानों के, रॉक्स, चट्टानों के अत्यधिक दबाव के कारण बनता है। चट्टानों के अत्यधिक दबाव के कारण जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? याद रखना, डायमंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमंड कहते हैं। इसको नेचुरली, प्राकृतिक रूप से इसको किम्बरलाइट से प्राप्त करते हैं। नेचुरली इसको किससे प्राप्त किया जाता है? किम्बरलाइट से प्राप्त किया जाता है। हीरे की स्ट्रक्चर जो होती है वो चतुष्फलकीय होती है। संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है, यानी एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। एक कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। इसलिए हीरे की जो संरचना है वो फिक्स होती है और ये कैसा होता है? विद्युत का कुचालक होता है। एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए ये इंसुलेटर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का कैसा होगा? ये कुचालक होगा। कैसा होगा? विद्युत का कुचालक होगा। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। क्योंकि इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको विद्युत का क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। हीरा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा जो है वो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाला नेचुरली
प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, हार्डेस्ट मटेरियल। फाउंड इन नेचर। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ का नाम क्या है दोस्तों? डायमंड है। क्या है? डायमंड है। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य प्रबल सह संयोजक बंध पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य प्रबल सह संयोजक बंध, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स उपस्थित होते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य प्रबल सह संयोजक बंध पाए जाते हैं। इसलिए याद रखना है प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाला कैसा पदार्थ है? सबसे कठोर पदार्थ है। कुछ हीरे काले रंग के होते हैं। काले रंग के जो हीरे होते हैं, ब्लैक कलर डायमंड्स, उनको कहते हैं बोट या कहा जाता है कार्बोनेडो। क्या बोलते हैं? बोट या कार्बोनेडो। और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? कांच काटने में किया जाता है। इनका उपयोग कांच काटने में किया जाता है। ग्लास कटिंग में किया जाता है। इनका उपयोग कांच काटने में किया जाता है। इसके अलावा हीरे का उपयोग पत्थरों पर पॉलिश करने और आभूषण बनाने में भी किया जाता है। और यूज कहाँ करते हैं? तो पत्थरों पर पॉलिश करने, जो कीमती पत्थर होते हैं, मूल्यवान पत्थर होते हैं, कीमती पत्थरों पर पॉलिश करने तथा आभूषण बनाने में किया जाता है। कीमती पत्थरों पर पॉलिश करने तथा आभूषण बनाने में किया जाता है। और कहाँ करते हैं? हीरे का उपयोग दोस्तों फोनोग्राम की सुई बनाने में भी किया जाता है। फोनोग्राम की निडल बनाने में, फोनोग्राम की सुई बनाने में, फोनोग्राम की सुई बनाने में भी किया जाता है। आभूषण बनाने में भी करते हैं। यदि हीरे को, हीरा जो है डायमंड, इसको हम 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करें तो ये किसके अंदर चेंज हो जाता है? ग्रेफाइट के अंदर बदल जाता है, याद रखना। और ये एक फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें दोनों अवस्थाओं में कार्बन का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। ये एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है दोस्तों? भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। क्योंकि हीरे को गर्म कर ग्रेफाइट बन जाता है, ग्रेफाइट से हीरा बन सकता है। तो 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है, जो कि कैसा परिवर्तन है? एक फिजिकल स्टेट के अंदर आता है, भौतिक परिवर्तन के अंदर माना जाता है। एक आपने देखा होगा, कुछ हीरे तो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, लाखों के करोड़ों के होते हैं। कई बार एक आप देखते हो कि 10 रुपए की अंगूठी है, उसमें 5 हीरे लगे रहते हैं। 200 रुपए का नेकलेस है, उसमें 2 हीरे लगे होते हैं। ये कौन से हैं? वो एक्चुअली डायमंड नहीं है, वो नेचुरल डायमंड नहीं है, वो है आर्टिफिशियल डायमंड, कृत्रिम हीरा, जो कि जाना जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को। कृत्रिम हीरा का सूत्र क्या होगा? SiC, केमिकल नेम होगा सिलिकॉन कार्बाइड। एक दुल्हन को जो ज्वेलरी पहनाई जाती है आर्टिफिशियल, उसके अंदर कई सारे डायमंड्स लगे रहते हैं। वो सारे कैसे होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, जिसको सिलिकॉन कार्बाइड कहा जाता है। तो एक कृत्रिम हीरा होता है, कृत्रिम हीरा, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल डायमंड।
और ये क्या है दोस्तों, ये है सिलिकॉन कार्बाइड, इसको लिखते हैं SiC। तो इसका यूज किया जाता है आभूषण बनाने में। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो बनती है ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये बात हमें सारी किस्में याद रखनी है दोस्तों, हीरा के अंदर याद रखनी है, ग्रेफाइट के अंदर याद रखनी है। ये वाला पार्ट हमारा हीरा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में। हाँ जी, सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट सेकंड नंबर पर आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जैसा कि आपके सामने स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है दोस्तों वो षटफलकीय होती है। कैसी होती है? षटफलकीय होती है। ग्रेफाइट 1 2 3 4 5 6 षटफलकीय होती है और परतदार होती है, लेयर्ड होती है। एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। यानी संरचना कैसी हुई इसकी? परतदार तथा षटफलकीय होती है। तो संरचना के बारे में अपन बात करें, संरचना स्ट्रक्चर परतदार, लेयर्ड तथा षटफलकीय होती है। हेक्साकोर बोल सकते हैं इसको, हेक्साकोर। ये षटफलकीय होती है, हेक्सागोनल भी कह सकते हैं। जो ग्रेफाइट होता है दोस्तों, इसमें एक कार्बन एटम अदर 3 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। यहां देखो हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये परतदार है, ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो इस
कार्बन एटम एक से जुड़ेगा 2 3, ये वाला भी 1 2 3, ये वाला भी 1 2 ऐसे 3, ये वाला भी 1 2 3, ये वाला भी 1 2 और 3, यानी एक कार्बन एटम में 3 से जुड़ा रहता है, और 3 से जुड़ा रहेगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। इसका मतलब इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, और वो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरी संरचना के अंदर, पूरे ग्रेफाइट स्ट्रक्चर के अंदर घूमने के लिए स्वतंत्र होता है, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का कैसा होता है। इसके अंदर जो परतें हैं उनके बीच में वीक फोर्स पाया जाता है, लेयर्स के बीच में याद रखना वीक फोर्स होता है, इसलिए ग्रेफाइट मुलायम एवं चिकना होता है। कैसा होता है? मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है और स्मूथ होता है। कार्बन कार्बन की जो मध्य की दूरी होती है वो होती है इसमें 0.14 नैनोमीटर। कितनी होती है? 0.14 नैनोमीटर इसमें कार्बन कार्बन की मध्य की दूरी होती है। ग्रेफाइट के अंदर वीक फोर्स होते हैं, इसलिए कैसा होता है? ये मुलायम एवं चिकना होता है। अगर ग्रेफाइट को हम कागज पर रगड़ दें तो कागज पर रगड़ने से काला निशान बना देता है, इसलिए इसको ग्रेफाइट को ब्लैक लेड या शीशा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक लेड या काला शीशा कहते हैं। और इस शीशे का उपयोग पेंसिल बनाने में करते हैं, जिसे हम लीड पेंसिल बोलते हैं, लेड पेंसिल के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितनी होती है, तो लेड पेंसिल में लेड होता है। लेड पेंसिल में केवल और केवल कार्बन होता है, कार्बन में ग्रेफाइट पाया जाता है, शीशा इसमें नहीं होता है, केवल इसका नाम है, इसको काला शीशा कहते हैं। बाकी तो और कहां पर यूज होता है इसका? तो शीशा पेंसिल बनाने में हो गया, जिससे अपन लिखते हैं पेंसिल। इसके अलावा नाभिकीय अभिक्रियाओं में मंदक के रूप में, यूज्ड एज ए डिमोडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। नाभिकीय अभिक्रियाओं में मंदक, उनको धीमा करने के लिए मॉडरेटर के रूप में किसका यूज करते हैं? तो याद रखना किसका यूज करेंगे? ग्रेफाइट की छड़ों का यूज करते हैं, आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा इसका यूज ड्राई लुब्रिकेशन के रूप में किया जाता है, या हम कह सकते हैं शुष्क स्नेहक के रूप में। जो गाड़ियों में ग्रीस वगैरह का यूज किया जाता है वो किससे बनता है? ग्रेफाइट से ही बनता है। शुष्क सेल में किया जाता है, आपने पढ़ा होगा शुष्क सेल की बनावट। कभी बचपन में सेल को तोड़कर भी देखा होगा, जब अपन सेल को तोड़ते हैं तो एक काले रंग की उसमें छड़ निकलती है, वो किसकी छड़ होती है? वो किसकी रॉड होती है? कार्बन की बनी होती है, ग्रेफाइट से मिलकर के बनी हुई होती है। कार्बन क्रिस्टलीय अपर रूपों के अंदर सबसे ज्यादा हीटिंग वैल्यू वाला होता है। कौन? ग्रेफाइट। कार्बन के अंदर जितने भी अपर रूप हैं उनमें से मैक्सिमम हीटिंग वैल्यू जो होती है, सर्वाधिक ऊष्मीय मान वाला जो अपर रूप है वो कौन सा होता है? ग्रेफाइट होता है। तो इस प्रकार की इसकी दोस्तों क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। इसके बीच में बॉन्ड जो पाए जाते हैं वो वीक बॉन्ड पाए जाते हैं। इसके बीच के अंदर जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो कैसे बॉन्ड होते हैं? वीक बॉन्ड्स होते हैं। इसीलिए कैसा होता है? ये मुलायम एवं चिकना होता है। बॉन्ड कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको, सह संयोजी बंध के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो अपन लिख लेते हैं। संरचना आपने लिखी ली है। अगला पॉइंट, इसकी स्ट्रक्चर में एक कार्बन एटम अदर 3 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, अर्थात एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्यों होता है सुचालक? क्योंकि इसमें एक कार्बन पाया जाता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कि पूरी संरचना में घूमने के लिए स्वतंत्र होता है, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसमें कार्बन कार्बन की जो मध्य की डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कार्बन कार्बन की मध्य की जो डिस्टेंस होती है वो 0.14 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है? 0.14 नैनोमीटर होती है। कार्बन कार्बन के मध्य दुर्बल सह संयोजक बंध पाए जाते हैं।
कार्बन कार्बन के मध्य कौन से बंध पाए जाते हैं? दुर्बल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। वीक कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित होता है। कार्बन कार्बन के मध्य दुर्बल सहसंयोजक बंध होता है, इसलिए कैसा होता है? मुलायम एवं चिकना होता है। सॉफ्ट तथा स्मूथ होता है, चिकना होता है। ये कागज पर रगड़ें तो काला निशान बना देता है। कागज पर रगड़ने से काला निशान बन जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? काला सीसा कहते हैं। इसीलिए इसको ब्लैक लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक लेड कहते हैं। काले शीशे के नाम से जाना जाता है। इसका यूज किया जाता है सीसा पेंसिल बनाने में। लेड पेंसिल, सीसा पेंसिल बनाने में किसका यूज करते हैं? याद रखना, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। इसको सीसा पेंसिल भी कहते हैं। सीसा पेंसिल में शीशे की मात्रा 0% होती है। लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितने परसेंट होगी? 0% होगी। लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितने परसेंट होती है? 0% होती है। यूज कहां कहां पर होता है इसका? यूजेज एक तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में मंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में मंदक के रूप में किया जाता है। यूज्ड एज डिमोडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। नाभिकीय अभिक्रियाओं में मंदक के रूप में किया जाता है। दूसरा, शुष्क स्नेहक के रूप में होता है। ड्राई लुब्रिकेशन में होता है, ग्रीस वगैरह बनाने में किया जाता है। शुष्क शैल में किया जाता है। ड्राई सेल, शुष्क शैल में किया जाता है। तो इन सभी के अंदर किसका यूज होता है? याद रखना, ग्रेफाइट का यूज होता है। और सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान वाला अपर रूप है ये। सर्वाधिक ऊष्मीय मान वाला अपर रूप, मैक्सिमम हीटिंग वैल्यू एलोट्रॉप्स। मैक्सिमम हीटिंग वैल्यू एलोट्रॉप्स है। सर्वाधिक ऊष्मीय मान वाला अपर रूप कौन सा होता है? तो याद रखना, कौन सा होगा दोस्तों? ग्रेफाइट होगा। तो इस सेकंड हमारा अपर रूप कौन सा हो गया? ग्रेफाइट हो गया। एक ग्रेफीन और होता है, ग्रेफीन, वो भी एक कठोर पदार्थ के रूप में जाना जाता है। अपन लिखवा देंगे आगे इसको, ग्रेफीन। तीसरा नंबर जो आता है दोस्तों वो है फुलरीन। कौन सा आता है? फुलरीन। तीसरे नंबर पर कौन आता है? फुलरीन आता है। फुलरीन जो होता है दोस्तों वो कार्बन का, ये भी एक क्रिस्टलीय अपर रूप है। अभी लेटेस्ट आपके क्वेश्चन आ चुका है इससे। प्रश्न आया था
फुलरीन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, जिसमें एक ऑप्शन था कार्बन 60 सबसे ज़्यादा स्थायी फुलरीन है, जिसमें टोटल 32 फलक होते हैं, 32 फलक होते हैं, 32 कोर होते हैं, जिनमें से 20 फलक जो होते हैं वो षटकोणीय होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं, और 12 फलक जो होते हैं वो पंचकोणीय होते हैं, पेंटागोनल होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है इस बार, तो फुलरीन से लेटेस्ट आपके एग्जाम पर पूछा जा चुका है। तो तीसरे नंबर पर आता है फुलरीन। फुलरीन फुलरीन की बात करें अपन, क्या क्या इसके मेन पॉइंट हैं। सबसे पहले फुलरीन के बारे में किसने बताया था, तो फुलरीन के बारे में बताया था दोस्तों बकमिंस्टर फुलर ने बताया था। एक वास्तुकार थे जिनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है, जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर, और बकमिंस्टर फुलर ने बताया था, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है, फुलरीन रखा गया है, याद रखना। इनकी संरचना फुटबॉल नुमा होती है, गुंबदाकार होती है। कैसी होती है, फुटबॉल नुमा होती है, गुंबदाकार होती है। इसे बकी बॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं, बकी बॉल कहते हैं, या इसको बकमिंस्टर की बॉल के नाम से जाना जाता है। कार्बन 60 जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म का वो है, फुलरीन है। इसमें टोटल 32 फलक होते हैं, कुछ फलक तो हेक्सागोन होते हैं, कुछ फलक पेंटागोन होते हैं, याद रखना। बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये सभी क्या है, कार्बन एटम है, यानी षटफलकीय भी होते हैं और पंचफलकीय भी होते हैं। हेक्सागोन का मतलब होता है ये तो कैसे होते हैं, षटकोणीय होते हैं, और कुछ फलक कैसे होते हैं, याद रखना, पंचफलकीय होते हैं। षटफलकीय बोल सकते हैं अपन इनको, षटफलकीय हो सकते हैं, और कुछ फलक कैसे होते हैं, पंचफलकीय होते हैं। ये फुलरीन की क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चर है। तो इसके बारे में अपन लिख लेते हैं। कार्बन का क्रिस्टलीय स्वरूप है। इसके बारे में किसने बताया था, बकमिंस्टर फुलर ने बताया था। इसकी जो खोज की थी, डिस्कवरी, वो किसने की थी, बकमिंस्टर फुलर ने। इसलिए इसके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है, फुलरीन रखा गया है। इन्होंने नाम रखा था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फुलरीन नाम दिया। क्या नाम दिया था, फुलरीन नाम दिया है। फुलरीन जो होता है दोस्तों, इसकी संरचना की बात करें तो संरचना फुटबॉल नुमा या गुंबदाकार होती है, डोम शेप्ड होती है, या फुटबॉल नुमा होती है, फुटबॉल नुमा होती है, फुटबॉल शेप्ड होती है, गुंबदाकार होती है, डोम शेप्ड हो सकती है। इसको बकी बॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बकी बॉल के नाम से जाना जाता है, बकमिंस्टर की बॉल। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, बकी बॉल कहते हैं। कार्बन 60, कार्बन जो 60 है वो सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है। सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है। मैक्सिमम स्टेबल फुलरीन है। ये 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है। इसमें टोटल 32 फलक होते हैं, 32 कोर होते हैं, जिनमें से 20 फलक तो होते हैं कैसे, षटफलकीय, जिनको अपन कह सकते हैं हेक्सागोन, और 12 फलक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पंचकोणीय होते हैं, पेंटागोन या पेंटागोनल होते हैं। 20 फलक षटकोणीय, 12 फलक कैसे होते हैं, पंचकोणीय होते हैं। ये फुलरीन के बारे में आपको याद रखना है। इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है दोस्तों, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में, प्रकाश विद्युत सेल बनाने में, एक प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। जो नेचुरल गैसेज होती है ना, उनके प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। एक मॉलिक्यूलर वियरिंग बनाने में, आणविक वियरिंग बनाने में भी किसका यूज होता है, फुलरीन का यूज किया जाता है। तो फुलरीन की यूजेज की बात करें अपन, तो फुलरीन की यूजेज नंबर 1 कौन सा है,
एक तो प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में, प्यूरिफिकेशन ऑफ नेचुरल गैसेज, दूसरा प्रकाश विद्युत सेल बनाने में, फोटोइलेक्ट्रिक सेल, तीसरा आणविक वियरिंग, मॉलिक्यूलर वियरिंग बनती है इनसे। आणविक वियरिंग बनाने में इन सब में किसका यूज होता है दोस्तों? फुलरीन का यूज किया जाता है। तो ये हमारे कार्बन की क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय अपर रूपों के अंदर हमने हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन तीनों के बारे में हमने कंप्लीट चर्चा कर ली है। तीनों ही कार्बन के क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप, पहले नंबर पर तो क्रिस्टलीय हो गया था, अब आता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, अक्रिस्टलीय अपर रूप। अक्रिस्टलीय का मतलब होता है जिनकी संरचना निश्चित नहीं होती है, उन्हें अक्रिस्टलीय अपर रूप के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें एक आता है कोयला, लकड़ी, कोक, काजल, ये सभी आते हैं। सबसे पहला जो आपके सामने दिख रहा है अक्रिस्टलीय अपर रूप का पहला एग्जाम्पल जो दिख रहा है उसका नाम है दोस्तों कोयला, कोल। कोयला 4 प्रकार का होता है निर्माण के आधार पर। हजारों वर्ष पूर्व भूगर्भ के अंदर दबे हुए पेड़ पौधे, जीव जंतु अधिक ताप व दाब के कारण, मैक्सिमम टेम्परेचर प्रेशर की वजह से एक पत्थर जैसी हार्ड स्ट्रक्चर, कठोर आकृति में बदल गए, जिनको क्या कहा जाता है? पत्थर का कोयला कहा जाता है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर जो कोयला होता है वो 4 टाइप का होता है, 4 प्रकार होता है। कौन कौन सा? पहला, सेकंड, थर्ड बिटुमिनस और चौथा होता है एंथ्रेसाइट। एक तो होता है पीट, ये सबसे निम्नतम श्रेणी का कोयला माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है। 50 से 60% कार्बन होता है, जलते समय धुआं व राख बहुत ज्यादा देता है, ऊष्मा बहुत ही कम प्रदान करता है। निर्माण के आधार पर सबसे पहले निर्माण हुआ था इसका। कोयला निर्माण की प्रथम अवस्था किसको माना जाता है? पीट को माना जाता है। सेकंड नंबर पर आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट को कहा जाता है दोस्तों ब्राउन कोल, भूरा कोयला। राजस्थान में पाई जाने वाला कोयला है। कार्बन की परसेंटेज मात्रा पाई जाती है 67%। पीट की तुलना में अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन पीट की तुलना में अच्छा है। फिर आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो होता है दोस्तों ये अच्छा है, सामान्य श्रेणी का है, सबसे सॉफ्ट कोयला माना जाता है। मैक्सिमम रीजन्स के अंदर, मैक्सिमम एरियाज के अंदर जिस कोयले का यूज होता है वो कौन सा है? बिटुमिनस, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और अच्छा भी है। यूज हमेशा उसी का ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं हो और क्वालिटी उसकी बढ़िया हो, एवरेज हो। बाकी तो एंथ्रेसाइट तो है ही उत्तम श्रेणी का कोयला है, हाई क्वालिटी कोल है ये। कार्बन की परसेंटेज इसके अंदर तो होती है 80-85%, इसके अंदर 90-93% होता है। ये जलते समय धुआं व राख न के बराबर देता है और ऊष्मा बहुत ही अधिक प्रदान करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं अपन। कोयला, पत्थर का कोयला भी कह सकते हैं। 4 टाइप्स का होता है ये। कौन कौन सा? सबसे पहला है पीट। पीट कोयला है, सबसे निम्नतम श्रेणी का कोयला है ये, निम्नतम श्रेणी का कोयला है, लो क्वालिटी, निम्नतम श्रेणी का कोयला है ये, लो क्वालिटी कोल है।
फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन, कोयला निर्माण की प्रथम अवस्था है। कोयला निर्माण की क्या है, ये प्रथम अवस्था के रूप में इसको जाना जाता है। इसमें जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा है वो लगभग होती है 50 to 60%। जलते समय धुआं, स्मोक तथा राख बहुत अधिक तथा ऊष्मा बहुत कम प्रदान करता है। ऊष्मा बहुत कम प्रदान करता है। तो धुआं पर राख बहुत ज्यादा देता है और ऊष्मा बहुत ही कम प्रदान करता है। पहले नंबर का कोयला है पीट। सेकंड नंबर पर आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है दोस्तों, इसको भूरा कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भूरा कोयला कहते हैं। ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है। भूरा कोयला कहते हैं, ब्राउन कोल कहते हैं। ये राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में पाए जाने वाला कोयला है। राजस्थान में पाए जाने वाला कोयला है, फाउंड इन राजस्थान। राजस्थान में पाई जाने वाला कोयला है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्यादा होती है किससे? पीट से। कार्बन की परसेंटेज मात्रा जो होती है वो लगभग 67% होती है। पीट की तुलना में अच्छा है। बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन पीट की तुलना में अच्छा है। कंपैरेटिवली पीट की तुलना में क्या होता है? ये अच्छा होता है। सी नंबर पर आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है दोस्तों, वो सबसे सामान्य श्रेणी का कोयला है, सॉफ्ट कोयला है। सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। इसमें कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है लगभग हम मान के चलते हैं 80 to 85% मात्रा होती है। सर्वाधिक क्षेत्रों में इसी का कोयला होता है। सबसे मुलायम श्रेणी का कोयला है ये। सबसे मुलायम श्रेणी का कोयला है, सर्वाधिक क्षेत्रों में उपयोग आता है। मैक्सिमम यूजफुल, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मैक्सिमम किस कोयले का यूज होता है, तो मैक्सिमम यूज्ड है ये, मैक्सिमम यूज्ड किया जाता है। सबसे ज्यादा इस कोयले का यूज होता है। जलते समय धुआं व राख कम देता है और अच्छी ऊष्मा प्रदान करता है। जलते समय धुआं व राख कम तथा अच्छी ऊष्मा प्रदान करता है। तो ये बिटुमिनस हो गया। कौन सा हो गया दोस्तों? बिटुमिनस। और फोर्थ नंबर पर जो आता है उसका नाम है एंथ्रेसाइट, डी एंथ्रेसाइट। ये उत्तम श्रेणी का कोयला है। कैसा है ये? उत्तम श्रेणी का कोयला है, याद रखना। इसको एंथ्रासाइट बोलते हैं। ये बेहतरीन है, हाई क्वालिटी कोल है। ये कार्बन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है इसके अंदर। उत्तम श्रेणी का कोयला है, हाई क्वालिटी कोल है। ये उत्तम श्रेणी का कोयला है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होती है वो लगभग 90 से
93% होती है। कितनी होती है? 90 to 93% होती है, सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, कार्बन की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। जलते समय धुआं व राख न के बराबर तथा अधिक ऊष्मा प्रदान करता है। जलते समय धुआं व राख न के बराबर और ऊष्मा बहुत ही अधिक प्रदान करता है। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? कोल कहते हैं, या कोयले के नाम से जाना जाता है। तो पहला जो हमारा एक्रिस्टलीय अपरूप हुआ है वो कौन सा हुआ है? कोयला हुआ है। अगला जो एक्रिस्टलीय अपरूप आता है, दूसरा एग्जाम्पल, वो है कोक, या कहते हैं चारकोल। कोक या चारकोल क्या होता है? कोक या चारकोल, जब कार्बन को वायु की अनुपस्थिति में जलाते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर, तो प्राप्त होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? कोक या चारकोल कहलाता है। तो जब कार्बन को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है? कोक या चारकोल प्राप्त होता है। और इसका यूज किया जाता है दोस्तों बारूद बनाने में। कहाँ किया जाता है? बारूद बनाने में इसका क्या होता है? यूज होता है, कोक या चारकोल। और एक आता है दोस्तों काजल। काजल, कार्बन ब्लैक कह सकते हैं इसको, प्रिंटिंग प्रेस की स्याही वगैरह बनाने में, जूतों की पॉलिश बनाने में, ब्लैक कलर बनाने में, इस सब में कार्बन ब्लैक या काजल का उपयोग होता है। इस काजल को केरोसिन तेल, पेट्रोलियम पदार्थ आदि को जलाकर प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? केरोसिन ऑयल प्लस पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम सबस्टांसेज और केरोसिन ऑयल, इनको दोनों को याद रखना, जलाकर प्राप्त किया जाता है। इनको जलाया जाता है, तो जलाने पर क्या प्राप्त होता है? काजल प्राप्त होती है, कार्बन ब्लैक काजल प्राप्त होता है। और इस काजल का उपयोग कहाँ करते हैं? जूतों की पॉलिश, प्रिंटिंग प्रेस की स्याही यूज कहाँ होता है? तो प्रिंटिंग प्रेस की स्याही, जूतों की पॉलिश और आंखों में अंजन के रूप में, कॉस्मेटिक आइटम के रूप में किया जाता है। आंखों में अंजन यानी लगाना, कॉस्मेटिक आइटम्स के रूप में किया जाता है, आंखों में अंजन के रूप में किया जाता है। तो ये था दोस्तों कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपरूप हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें क्रिस्टलाइन के अंदर हमने पढ़ा है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, और नॉन क्रिस्टलाइन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया है? लकड़ी, लकड़ी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लकड़ी है, कार्बन ब्लैक वगैरह है, काजल है, और हमारा मेन कोयला है। ये सब किसके अंदर आते हैं? अक्रिस्टलीय अपरूप के अंदर आते हैं। तो ये दोस्तों आज का हमारा पार्ट था, जिसके अंदर हमने किसकी बात की है? कार्बन और कार्बन की यौगिक वाला जो चैप्टर था दोस्तों, वो हमने स्टार्ट किया है। और इसके अंदर हमने स्टार्टिंग कर ली है, कार्बन के महत्वपूर्ण अपरूप हमने पढ़ लिए हैं, एल्ट्रॉप्स पढ़ लिए हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे कार्बन के यौगिक, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एथेनॉल, मेथेनॉल, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड, नॉर्मल एसिड्स के फार्मूला वगैरह हैं, एथेनॉल, मेथेनॉल, मीथेन, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, सोप, डिटर्जेंट,
ऐसे रेशे वगैरह हैं, इन सब के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।